नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर के इस सेशन में। और आज की क्लास में हम लोग लेकर आए हैं 3 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। जैसा कि आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं मेरे, तो आपको दिखेंगे 3 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। एक है आज के दिन का अपडेट, इसके अलावा एक है आज हम लोगों ने एक अचीवमेंट और प्राप्त की, और वो अचीवमेंट है हमारे प्रोडक्शन को लेकर हमारे आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और अग्रणी कदम, और एक है हमारे गंगा उत्सव को लेकर। तो फाइनली इन तीनों टॉपिक के बारे में करेंगे हम लोग आज के दिन की चर्चा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कि इस वक्त इंडिया उन टॉप कंट्रीज में आता है जो चीपेस्ट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं। जी हाँ, अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इस तरीके के करंट अफेयर पर आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए। इंडिया इस वक्त अपने आप में पूरे के पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री बनने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली हम लोग बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया के अंतर्गत हुए इस नए बदलाव के बारे में। बिल्कुल सही। इसके बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक देखेंगे वो है हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मतलब कि नमामि गंगे के अंतर्गत बनाए जाने वाला एक महोत्सव, एक उत्सव जिसका नाम है नमामि गंगे। जी हाँ, सॉरी, गंगा उत्सव। तो इस गंगा उत्सव के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आखिर ये गंगा उत्सव कहाँ बनाया गया, क्या इसकी खासियत है और क्यों इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। देन इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो है आज के दिन का एक अपडेट। आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे को। जी हाँ, आज के दिन मतलब कि 5 नवंबर के दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सुनामी डे, अवेयरनेस डे के रूप में। इस दिन हम लोग लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सुनामी से बचा जा सकता है, सुनामी क्यों आती है, क्या रीजंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फाइनली शुरू करते हैं अपनी आज की क्लासेस। तो आज की क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा इंडिया हैज़ चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ग्लोबली। 35 नंबर पर इस वक्त इंडिया आता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपको सामने देखने को मिलेगा आज के न्यूज़ के आर्टिकल का एक छोटा सा अंश, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है क्लियरली आपके सामने, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इंडिया इस वक्त वियतनाम और चाइना को पीछे करते हुए आगे निकल आया है और इस वक्त टॉप 31 कंट्रीज में से एक है। ये जो लिस्ट तैयार की गई थी ये 85 कंट्रीज के लिए तैयार की गई थी, जिसमें से इंडिया का जो रैंक है वो 31 है। इसे इस 10 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा गया था, स्टडी किया गया था। अब ये कैटेगरीज कौन कौन सी थी, सब कैटेगरीज में भी अगर देखा जाए तो एडवेंचर, ठीक है, एगिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ओपन फॉर बिजनेस, सोशल प्रपोजेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन मापदंडों पर इंडिया कितना खरा उतरा है ये अपने आप में आपको इस लिस्ट से ही अंदाजा लग जाएगा। हमको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि कोविड, क्योंकि अभी हाल ही में 2 वर्षों तक हम लोग कोविड जैसी एक महामारी से जूझ रहे थे। जब से कोविड का आउटब्रेक हुआ था उसके बाद से लगातार इंडिया का जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत तेजी से नीचे आ रहा था, और इतने तेजी से गिरते हुए प्रोडक्शन लेवल को अगर हम लोग देखें और उसके बाद अब जो हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है उसको देखें, तो शायद हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारे द्वारा, हमारे सेक्टर्स के द्वारा, हमारी सरकारों के द्वारा जो काम किया गया वो कहीं ना कहीं सार्थक था। जो पॉलिसी लेकर आई सरकारें वो कहीं ना कहीं सार्थक थी। हाँ, और मैं ये ज़रूर कहूँगा इनमें अभी भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमको आज भी ऐसे कई शब्द सुनने को मिलते हैं, ले ऑफ, जॉब से निकाल देना, रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें हमको सुनने को मिलती हैं। और मैं अगर सच कहूँ ये सारे शब्द बने हैं बड़े बड़े लोगों के लिए। हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं इनके लिए एक सहारा जो है वो सरकारी नौकरी ही है, और इसी सरकारी की नौकरी की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। फाइनली बात करते हैं आगे। तो ओपन फॉर बिजनेस कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने अपने आप को साबित किया है।
यहाँ पर अगर बात की जाए तो इंडिया को 37th रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 37th रैंक प्राप्त हुई है। इसके अलावा फेवरेबल टैक्सेस ऑफ इन्वायरमेंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो स्कोर मिला है इंडिया को वो 100 में से 16.2 आउट ऑफ मिला है 100 में से। देन नॉट करप्ट में अगर देखा जाए तो 18.1 मिला है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी की बात की जाए तो यहाँ पर 3.5 इंडिया को क्या मिले हैं? स्कोर मिले हैं। तो स्कोर यहाँ पर दिए जाते हैं, उन्हीं स्कोर के आधार पर यहाँ पर कंट्रीज को क्या किया जाता है? रैंक किया जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग सरकार की बात करें, सरकार के द्वारा दिए गए इनिशिएटिव्स या इंसेंटिव्स की बात की जाए तो बिल्कुल ये सराहनीय कदम है कि भारत सरकार के द्वारा बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक इस चीज़ पर ध्यान दिया गया। जैसे ही मोदी द्वारा लीड की जाने वाली, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लीड की जाने वाली गवर्नमेंट भारत में आई, उस सरकार ने सबसे पहला काम जो किया वो मेक इन इंडिया, इसके ऊपर मेक इन इंडिया पॉलिसी के ऊपर। और मेक इन इंडिया के अंतर्गत पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको किसी तरीके से इंस्पायर किया जाए कि वो लोग इंडिया में आए, उनको मोटिवेट करें कि इंडिया में आओ और इंडिया में आकर आप प्रोडक्शन करो। हम लोग अभी तक वर्ल्ड की फैक्ट्री के रूप में सिर्फ और सिर्फ चाइना को जानते थे, पर अब इंडिया इसमें क्या कर रहा है? बहुत तेजी से अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर। हम लोगों ने कोविड के टाइम पर भी देखा था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो चाइना से अपने आप को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही थी। उस समय पर भी भारत सरकार के द्वारा कई लुभावने अवसर उनको दिए गए, कई लुभावने उनको आकर्षक उपहार के रूप में टैक्सेस में कमी करके उनको बताया गया। बट ऐसे में कई देशों ने अपने दरवाजे उन कंट्रीज के लिए खोल दिए, जिनमें से बांग्लादेश भी है, जिनमें वियतनाम भी आता है। परंतु फाइनली सरकार के द्वारा लिए गए स्टेप्स आज हमको कहीं ना कहीं असर दिखा रहे हैं। हमको ये पता चल रहा है कि सरकार ने उस समय पर जो स्टेप लिए थे वो काफ़ी हद तक सार्थक साबित हुए। परंतु वही बात मैं जो अभी भी कहता हूँ, इस वक्त भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अभी भी कहीं ना कहीं जो भी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं या फिर जो भी नए नए स्टार्टअप्स इंडिया में शुरू हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो इंडिया में शुरू हो रही है, उनमें कहीं ना कहीं एक ठहराव की आवश्यकता है। इंडिया में बहुत तेज़ी से स्टार्टअप्स आते हैं, कुछ सालों तक काम करते हैं और बहुत तेज़ी से चले जाते हैं, या फिर वो अपनी फाइनल एग्जिट जो पॉलिसी होती है, एग्जिट पॉलिसी स्टार्टअप कल्चर में उसको बोलते हैं जब कोई स्टार्टअप एक बहुत बड़े लेवल पर आता है और लास्ट में जो उस स्टार्टअप का ओनर होता है वो उस स्टार्टअप को किसी दूसरी कंपनी को बेच कर क्या हो जाता है? साइड आ जाता है, बाहर निकल आता है। तो ये जो एग्जिट पॉलिसी वाला जो कल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, उसको क्या किया जाए? इसी तरीके से कम किया जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको शायद इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर आप में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि वो खुद अपने हाथों से अपना एक व्यापार शुरू करे, तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ये भी एक कड़वा सच है। तो कुछ लोग तो हमको ऐसे चाहिए जो बिज़नेस करें, कुछ लोग हमको ऐसे चाहिए जो इंडस्ट्रीज़ को रन करें। तो वो कोई और नहीं, आप ही में से कुछ लोग होंगे। फाइनली बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे अदर कंट्रीज कौन कौन से हैं जो चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं? तो आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो रिपोर्ट तैयार की थी ये यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा तैयार की गई थी। ये मैं आपको पहले बता दूं, आप पहले यहाँ पे लिखा भी था, हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पर टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन से हैं इनको जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लीड बाय, यहाँ पे अगर देखें इंडिया, इंडिया के अलावा थाईलैंड, फिलीपींस, बांग्लादेश, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, कंबोडिया, मलेशिया एंड श्रीलंका। ये वो कंट्रीज़ हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर मैप के थ्रू भी देखना चाहें तो आपको ये मैप इजीली दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। इंडिया के चारों तरफ ये कंट्रीज़ हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये सारे वही कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त या तो अनडेवलप कंडीशन में या फिर डेवलपिंग स्टेज में है। ठीक है, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया एंड थाईलैंड। इंडिया आपको पता चली गया। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको इसके बारे में और क्या जानकारी है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं अपने, गंगा उत्सव 2022 द रिवर फेस्टिवल।
इस रिवर फेस्टिवल को आयोजित करने का जो मेन श्रेय जाता है वो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा को जाता है। ये फेस्टिवल दिल्ली में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ठीक, इस उत्सव का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है तो वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लोगों में नदियों के प्रति, ठीक है, उनके साफ सफाई के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम है। मुख्य रूप से इस उत्सव में जो राज्य पार्टिसिपेट करते हैं वो राज्य वही राज्य होते हैं जिन राज्यों से गंगा बहते हुए समुद्र में फाइनली समा जाती है। तो आपको आई होप अंदाजा लग गया होगा। मैं चाहूँगा इससे पहले मैं राज्यों का नाम बताऊँ आपको, उससे पहले प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट में उन राज्यों का नाम लिख दें। तो इसके साथ ही यहाँ पे बैंड ऑफ आर्ट, ठीक है, कल्चर, म्यूजिक, नॉलेज, पोइट्री, डायलॉग एंड स्टोरीज की डिफरेंट क्या की गई, कैटेगरीज लाई गई, जिसमें लोग क्या करते हैं अपने द्वारा तैयार किए गए प्रोग्राम्स को प्रेजेंट करते हैं, चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं और उनके हिसाब से लोगों को अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। फाइनली यहाँ पे शामिल कौन था तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर जी पद्मजा, पद्मश्री श्री बैनर्जी, एस मेघा नायर, ठीक है, एंड श्री बिमल जैन जी, ये लोग यहाँ पर शामिल थे। इसके अलावा यहाँ पे पपेट शो, फिल्म स्क्रीनिंग, पेंटिंग्स, ये सब आपको सामने हुआ था, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फाइनली कौन कौन से राज्यों से गंगा गुजरती है तो आपके सामने वो राज्य हैं, आपके सामने मैप भी है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गंगा नदी जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे तो दो नदियों के मिलने से, अलकनंदा और भागीरथी, दो नदियों के मिलने से ये नदी बनती है, मतलब गंगा जी का उद्गम होता है, एक तरह से बोला जाए शुरुआत होती है, परंतु मुख्य उद्गम जो क्षेत्र है वो गंगोत्री माना गया है। कौन सा क्षेत्र माना गया है, गंगोत्री माना गया है। परंतु यहाँ पे सतोपथ से निकलती है अलकनंदा एंड भागीरथी निकलती है कहाँ, गंगोत्री से। दोनों का निकलने के बाद देवप्रयाग नामक जगह पर जाकर क्या होती है, ये दोनों ही नदियाँ इस तरीके से मिल जाती हैं। और मिलने के बाद फिर क्या होती है, यहाँ एक स्थान से बनकर क्या चलती है, गंगा चल रही है। और गंगा आगे जाकर क्या हो, गंगा में यमुना मिलती है और यमुना में फिर आगे चलकर गंगा फिर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक हुगली और एक वापस से भागीरथी, जो आगे जाकर पद्मा में कन्वर्ट होती है बांग्लादेश में जाकर। तो ये है गंगा की पूरी यात्रा। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे उत्तराखंड, फिर आता है आपका यूपी, फिर आता है आपका यहाँ पे बिहार का क्षेत्र, फिर यहाँ पे आता है आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और नीचे मध्य प्रदेश का क्षेत्र क्यों आता है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र को या राजस्थान को इसीलिए इसमें इन्वॉल्व किया गया है क्योंकि बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा के आसपास और उससे जुड़ी हुई जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी ट्रिब्यूटरीज मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कहीं ना कहीं बहती हैं। इसीलिए इनको भी यहाँ पर क्या किया गया, इस उत्सव में शामिल किया गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड सुनामी डे। वर्ल्ड सुनामी डे एक अवेयरनेस, एक ऑब्जर्व किया जाता है अवेयरनेस के लिए। क्यों किया जाता है, लोगों में ये बात को लाने के लिए कि किस तरीके से सुनामी आता है, क्या कारण है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई सुनामी आता क्यों है। देखो मेन जो चीज़ है, टॉपिक जानने वाला यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो सिर्फ इतनी है कि हाँ भाई 5 तारीख को हम लोग सुनामी डे ऑब्जर्व करते हैं। क्यों आता है, तो यहाँ पे अपवर्ड वेव्स उठती हैं जब भी कोई नीचे क्या होता है, भूकंप आता है। अब ये जो पॉइंट है, ज़मीन के जो टुकड़े हैं उनमें जब भी कोई भूकंप आता है, किसी तरह का भी टकराव या कुछ भी होता है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर उसके ऊपर पानी है, आपको पता है सिस्मिक वेव्स ट्रेवल करती हैं और जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो क्या 3 पार्ट्स में होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। तो जब ये वेव्स चलती हैं और ऊपर की तरफ आती हैं, सरफेस पर आती हैं, एल वेव्स में कन्वर्ट होती है, सरफेस पे आती हैं, और सरफेस पर अगर पानी है तो आपको पता है पानी बहुत तेजी से क्या करेगा, मूव करेगा। अब जब ये पानी मूव करेगा और ये सतह की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, किनारों की तरफ आएगा, किनारों की तरफ जब आएगा तब क्या होगा, ये बहुत तेजी से आकर क्या करता है, किनारे से टकरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ समझाने जा रहा हूँ। फाइनली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए थीम, अगर आपसे कभी थीम पूछे तो आपको पता होना चाहिए क्या, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। हाँ, भूकंप कब आएगा हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, भूकंप कब आएगा हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर सुनामी के बारे में अलर्ट घोषित किया जा सकता है, सुनामी के बारे में हम लोग अंदाज़ा
लगा सकते हैं, क्योंकि भूकंप के बाद सुनामी को आने में कुछ मिनटों का समय मिल जाता है। कुछ मिनटों में हम लोग काफ़ी लोगों की जान वहाँ पर बचा सकते हैं। अलर्ट देकर तुरंत लोगों को वहाँ से पीछे लेकर आ सकते हैं, जिससे आसानी से लोगों को बचाया जा सकता है वहाँ पे तुरंत कार्रवाई करके। अब अगर यहाँ पे बात करें व्हाट इज सुनामी, तो सुनामी जो है ये एक जापानीज भाषा का शब्द है। ठीक है, ये क्या है, एक जापानीज भाषा का शब्द है। क्यों मतलब हर मतलब जमीन का वो क्षेत्र जो वहाँ पर तट का क्षेत्र जो होता है, और नामी मतलब वेव, मतलब किनारों पर आने वाली लहर को कहा जा रहा है सुनामी। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पे सुनामी के बारे में एक इमेज के थ्रू जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये समुद्री हिस्सा है पूरा का पूरा, आपको शायद मे बी इमेज क्लियर हो रही होगी। ठीक, अगर यहाँ पे समुद्र के नीचे किसी जमीनी हिस्से पर किसी तरीके का क्या आता है, भूकंप आता है। क्या आता है, भूकंप आता है, कोई अर्थक्वेक आता है। तो उस अर्थक्वेक की वजह से क्या होगा कि ऊपर की तरफ पानी में एक झटका क्रिएट हो जाएगा। भाई नो डाउट झटका लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पानी की बॉटल है, इस बॉटल के अंदर जो पानी भरा हुआ है, जब मैं उसको हल्का सा भी हिलाऊंगा तो अब क्या हो रहा है, इसको मैंने जैसे ही हल्का सा हिलाया तो ये फोर्स कहाँ लग रही है, पानी जिस तरफ भी जाएगा उस तरफ लगेगी। अब नो डाउट अगर पानी का फोर्स इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ जाएगा तो इस तरफ। ठीक है, और अगर मैं इसको स्थिर कर दूंगा तो ये कहीं नहीं जाएगा, है ना, स्थिर बना रहेगा। और इसे मैं हल्का सा भी हिलाऊंगा तो बोतल क्या करेगी, अपने आप ही पानी के फ्लो की वजह से, उसके फ्लो की वजह से क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देगी। तो बिल्कुल वैसे ही है, जब उस झटके का असर पानी के ऊपर पड़ेगा तो पानी में क्या तरंगे निकलना शुरू हो जाएंगी। और ये जो तरंगे होंगी ये क्या होंगी, यहाँ पर थोड़ी छोटी होंगी, पर जैसे जैसे आगे जाएंगी वैसे वैसे क्या, यहाँ पर जो ये ओशन रिफ्ट वाला जो हिस्सा होता है, ये जो जमीन है ओशन की, इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये लहरें ऊपर उठती चली जाएंगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। वैसा ही ठीक आपको यहाँ नीचे वाली इमेज में दिख रहा है, सेम यहाँ पे कोई भूकंप क्रिएट होता है और जब ये लहरें ऊपर की तरफ उठेंगी, कहाँ होंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी, मतलब कि तटों की तरफ बढ़ेंगी, तो जमीन नीचे उठ रही होगी ऊपर, और उसके फोर्स की वजह से लहरें क्या हो जाएंगी, ऊपर की तरफ उठती चली जाएंगी। और इनकी जो हाइट है ये बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है, कई कई बार ये 1000 से 2000 फीट तक भी जाने की आशंका रहती है किसी हैवी सुनामी के टाइम पर। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं अंडमान निकोबार या हमारे जो नीचे का जो क्षेत्र है, साउथ इंडियन वाला जो रीजन है जहाँ पर सुनामी अभी आई थी, ठीक है, तो उस समय पर जब हम लोग सुनामी की बात करते हैं तो वो सुनामी खुद 3-3 4-4 मंजिल ऊंची सुनामी थी। और इतनी हाई टाइड वेव्स को देखकर आप खुद सोच लीजिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे में इंडिया और जो साउदर्न जो पार्ट है पूरा का पूरा, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन सभी आइलैंड में बहुत ही मतलब विध्वंसक तरीके से तबाही मची थी। तो भूकंप अगर आप समझते हो तो समझ लीजिए सीधे सीधे हम उस भूकंप की बात कर रहे हैं जो भूकंप पानी की सतह के नीचे, जो भूकंप समुद्री क्षेत्र में आता है, जिसकी वजह से समुद्र में तीव्र और ऊंची लहरें क्रिएट हो जाती, और उन ऊंची लहरों की वजह से सुनामी जैसी विपदा आ जाती। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज तीनों करंट अफेयर, छोटे छोटे करंट अफेयर पर इम्पॉर्टेंट थे, हमने आपके सामने रखे। अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी करंट अफेयर में कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो मेरे से। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप बेझिझक मेरे से यहाँ पे सवाल कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ कम या ज़्यादा लग रही है तो आप उसके बारे में भी कह सकते हो। रोज़ 7 बजे हमारी ये सीरीज़ चल रही है और 7 बजे हम लोग रोज़ शाम को करंट अफेयर लेकर आते हैं आपके लिए। और इस करंट अफेयर के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लो ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग किस टाइम पर लाइव आते हैं। इसके अलावा सुबह ठीक 11 बजे हमारा एक क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जीएस का महासंग्राम जिसे हम कहते हैं। डेली बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके एसएससी के एग्जाम के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एसएससी के एग्जाम के लिए है। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि आज जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें हम लोग इंडिया और इंडिया के स्टेट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स या जो भी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं
उन सब के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उन सब के ऊपर हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चंस को देखा। बचे हुए 25 क्वेश्चंस को हम लोग कल देखेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखो आप लोग। जीएस का महासंग्राम मेरे द्वारा ही इस वीडियो को यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है और शाम के 7 बजे के इस करंट अफेयर को भी मेरे द्वारा ही आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग वीडियो लाइक कर चुके हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके आप लोग मुझे ये बताइए कि आप और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, ताकि हम लोग उन टॉपिक्स के ऊपर एक इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट करें आपके सामने नॉलेज। आप आसानी से उस चीज़ को, उस कंटेंट को, उस नॉलेज को धारण कर सको, अपने मन मस्तिष्क में बिठा सको। और प्लीज़ अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइनली इस वीडियो में मैं आपसे लेता हूँ विदा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।